सुप्रभात। पिछली कक्षा में हम लोगों ने देखा अविधा और लक्षणा। हम लोगों ने शब्द शक्ति पढ़ी थी, अविधा और लक्षणा। आज हम लोग पढ़ेंगे व्यंजना, शब्द की तीसरी शक्ति व्यंजना। उससे पहले कक्षायाम वार्तालापम समीचीनम नास्ति, तो उससे पहले हम लोग थोड़ा सा रिकैप्सुलेशन कर लेंगे, थोड़ी सी पुनरावृत्ति कर लेंगे कि आप लोगों ने क्या समझा, कितना याद किया। तो चलते हैं छात्रों के पास, छात्राओं के पास। क्या नाम है आपका? सलोनी। सलोनी, बताइए कि अविधा किसे कहते हैं? तत्र संकेतित अर्थ से बोधनाद ग्रामाविधा, अर्थात साक्षात संकेतित अर्थ का बोध कराने वाली शब्द शक्ति क्या कहलाती है? अविधा शब्द शक्ति कहलाती है ना। तो अंकुश यानी रवि प्रकाश, इनके दो नाम है, कई नाम है लेकिन उनमें दो प्रमुख है। हम अंकुश कहते हैं स्नेह से, और रजिस्टर पर रवि प्रकाश। रवि प्रकाश, बताइए लक्षणा शब्द शक्ति में क्या होता है? लक्षणा में मतलब मुख्य अर्थ की बाधा होती है। हाँ, वेरी गुड, बहुत अच्छा बताया इन्होंने कि लक्षणा में मुख्य अर्थ की बाधा होती है। मुख्य अर्थ बाधे तदयुक्तो ययान्यो अर्थ प्रतीयते। इनके लिए ताली बजाइए। मुख्यार्थ बाधे तदयुक्तो ययान्यो अर्थ प्रतीयते, रूढ़े प्रयोजना द्वासो लक्षणा शक्ति अर्पिता। हाँ, वेद प्रकाश, वेद प्रकाश। और क्या होता है लक्षणा में? और लक्षणा में सर मुख्य अर्थ की बाधा होती है और कोई उससे मिलता जुलता कोई अर्थ प्रकट होता है, यानी कोई भी शब्द बोला जाता है उसकी जो रूढ़ अर्थ वहाँ पे प्रकट होता है। रूढ़े प्रयोजना द्वासो लक्षणा शक्ति अर्पिता, बहुत अच्छी बात। रूढ़े प्रयोजना द्वासो किनकी परिभाषा है? लक्षणा सबसे किसने, कहाँ से ली गई है परिभाषा? किनकी परिभाषा? आचार्य विश्वनाथ की परिभाषा है। चलिए अब हम लोग चलते हैं व्यंजना की तरफ। व्यंजना की तरफ अविधा में क्या होता है? हम जैसा देखते हैं उसी प्रकार अर्थ लगाते हैं। लक्षणा में ऐसा नहीं होता है। लक्षणा में मुख्य अर्थ की बाधा होती है, उससे मिलता जुलता जो हमारे समाज में रूढ़ है, यार रूढ़ हो गया या कुछ ऐसा प्रयोजन है, प्रयोजन से उसका अर्थ लगाया जाता है, अलग अर्थ लगाया जाता है। जैसे अगर हम किसी गधे को देखकर गधा कहते हैं तो इसमें कौन सी शब्द शक्ति होगी? प्रियांशु, अगर हम किसी गधे को देखकर गधा कहें तो उसमें कौन सी शब्द शक्ति होगी? किसी आदमी को देखकर गधा कहे तो क्यों? क्योंकि मुख्य अर्थ की बाधा हो रही है ना, मुख्य अर्थ की बाधा हो रही है। और बढ़ जाइए, लक्षणा में मुख्य अर्थ की बाधा होती है। एक चीज और समझ लीजिए कि यह नियम है शब्द शक्ति का कि कोई भी शब्द शक्ति एक ही बार अपना अर्थ प्रकट करती है और उसके बाद वह क्या हो जाती है? विरत हो जाती है, अलग हो जाती है। फिर उसके बाद जो दूसरी शब्द शक्ति होती है, उस शब्द शक्ति के अंतर्गत उसका अर्थ लगाया जाता है। लेकिन अगर कभी का कुछ और वहां पर ध्येय है या कुछ और अर्थ प्रकट करना चाहता है, व्यंग्यार्थ या उससे कुछ अलग, तो वहां पर अंतिम शब्द शक्ति आती है, व्यंजना शब्द शक्ति आती है। साहित्य में रस हम पढ़ते हैं या आगे हम लोग आप लोगों को पढ़ाएंगे। रस, साहित्य अध्ययन के क्रम में जो आनंद की प्राप्ति होती है उसे रस कहते हैं। तो रस क्या होता है? व्यंग्यार्थ होता है। तो वो बाद में हम प्रकाश डालेंगे। सबसे पहले देखते हैं कि व्यंजना शब्द शक्ति की परिभाषा। व्यंजना आप लोग लिख लीजिए। व्यंजना, व्यंजना विरता स्वविधा व्यासु ययार्थो बोध्यते पर सावृत्तिर व्यंजना नाम शब्दस्य अर्थाधिकस्य च, है ना। विरता स्वविधा व्यासु ययार्थो बोध्यते पर सावृत्तिर व्यंजना
नाम शब्दस्य अर्थाधिकस्य साहित्य दर्पण में आचार्य विश्वनाथ ने इस परिभाषा दी है। तो आचार्य विश्वनाथ की परिभाषा लिख लीजिए। लीलता स्वभिथा जिज्ञासु ययार्थो बोध्यते पर ययार्थो बोध्यते पर बोध्यते पर सा वृत्तिर्व्यंजना सा वृत्तिर्व्यंजना नाम शब्दस्य अर्थाधिकस्य च शब्दस्य अर्थाधिकस्य च साहित्य दर्पण तो साहित्य दर्पण हमने अभी बताया कौन है उसके रचनाकार आचार्य विश्वनाथ। बहुत अच्छी बात। क्या नाम है आपका? रवि। रवि ने बताया आचार्य विश्वनाथ का यह ग्रंथ है साहित्य दर्पण। कभी आप लोगों को अवसर मिले तो इसे अवश्य पढ़िएगा। 2 ग्रंथ अपने जीवन में अवश्य पढ़ लीजिएगा। उससे अधिक पढ़ेंगे और अच्छी बात होगी, लेकिन कम से कम 2 ग्रंथ, आचार्य मम्मट का काव्य प्रकाश और आचार्य विश्वनाथ का साहित्य दर्पण, है ना। बैठिए। रवि बताया ना। चलिए, तो मम्मट का काव्य प्रकाश देखिए क्या है, कह रहा है विरता स्वविधाद्यासु ययार्थो बोध्यते परः सा वृत्तिर्व्यंजना शब्दस्य अर्थाधिकस्य च। यानी जब अविधा और लक्षणा अपना अपना अर्थ प्रकट करके विरत हो जाती है, जब ये दोनों शब्द शक्तियां विरत हो जाती है, तब जिस शब्द शक्ति से अन्य अर्थ यानी व्यंग्यार्थ लगाया जाता है उसे व्यंजना शब्द शक्ति कहते हैं, है ना। सा वृत्तिर्व्यंजना नाम शब्दस्य अर्थाधिकस्य च। आप लिख लीजिए। उसके बाद हम आते हैं इसके डिटेल में। अब जैसे हमने पिछली कक्षा में लक्षणा का उदाहरण एक दिया था। गंगा में गांव है ना। तो अविधा तो पहले ही कर बद प्रार्थना कर लेती है कि भाई हमसे यह नहीं होगा, यहाँ हमारा कोई काम नहीं। हाँ, तो अविधा सीधे विरत हो जाती है। उसके बाद लक्षणा आती है। लक्षणा से उसका अर्थ लगाया जाता है गंगा के किनारे गांव। तो लक्षणा से उसका अर्थ लगेगा गंगा के किनारे गांव। लेकिन कवि कुछ और यहाँ पर प्रकट करना चाहता है। कवि का उद्देश्य है उस गांव की पवित्रता बताना। तब व्यंजना शब्द शक्ति, अंतिम शब्द शक्ति व्यंजना से उसका अर्थ लगाया जाता है कि गंगा के समान पवित्र गांव है। तो होता क्या है कि हमेशा अर्थ यानी रस व्यंग्यार्थ होता है ना। साहित्य में जो रस की स्थिति होती है ना, आगे हम लोग रस को पढ़ेंगे। सबसे पहले अविधा हम लोग जान ले, अविधा लक्षणा व्यंजना। अविधा और लक्षणा हम लोगों ने देखा, अविधा और लक्षणा देख लिया था, व्यंजना आज देख रहे हैं। इसके बाद हम लोग रस में जाएंगे। तो रस हमेशा व्यंग्यार्थ होता है, यानी व्यंजना शब्द शक्ति के उपयोग से ही कवि या लेखक अपनी कविता में और अपने साहित्य में रस को व्यंजित करता है। रस हमेशा व्यंग्यार्थ होता है। सीधी बात अगर कोई कहोगे तो उसमें आनंद की प्राप्ति होती है? नहीं होती है।
कुछ व्यंग किया जाता है ना, तो उससे क्या होता है, आनंद की प्राप्ति होती है, यानी व्यंग्यार्थ होता है। अब जैसे अब लक्षणा शक्ति से एक और उदाहरण हम देते हैं, ये व्यंजना का एक और उदाहरण देख लीजिए। बत्ती गुल हो गई, तो अभिधा से क्या तात्पर्य हो गया कि दीपक है, बुझ गया। लेकिन क्या हो गया, व्यंजना से इसका क्या अर्थ निकलेगा, उसकी बत्ती गुल हो गई, बत्ती गुल हो गई, यानी अंधेरा छा गया, भाग्य का अस्त हो गया, दुख के दिन आ गए। बत्ती गुल हो जाना अर्थात अंधकार छा जाना। अंधकार किसका प्रतीक है, शोक का प्रतीक है, दुख का प्रतीक है, अज्ञान का प्रतीक है। तब न कहते हैं बृहदारण्योपनिषद में तमसो मां ज्योतिर्गमय असतो मां सद्गमय मृत्योर्मा अमृतगमय। नहीं, तो तमसो मां ज्योतिर्गमय, हम अंधकार से प्रकाश की तरफ प्रस्थान करें, यानी अज्ञान से ज्ञान की तरफ प्रस्थान करें। ठीक है, तो बत्ती गुल हो जाना अर्थात व्यंजना से उसका क्या अर्थ लगेगा, व्यंजना से उसका अर्थ लगेगा जीवन में दुख का समावेश हो जाना, या कष्ट से उसका तात्पर्य होगा। तो इस प्रकार इसको लिख लीजिए। कवि कहता है आगे, काव्य प्रकाश में एक प्रसंग आता है। अब देख लीजिए कैसे व्यंजना अपना काम करती है। काव्य प्रकाश में एक प्रसंग आता है कि एक पंडित जी होते हैं, हाँ, और वो जिस रास्ते से जा रहे होते हैं, एक व्यक्ति उस रास्ते से उनको भटकाना चाहता है, क्योंकि वो अपना कुछ काम करना चाहता है। वो अक्सर जाते हैं, उसने देखा कि अगर यह पंडित जी ने हमको देख लिया, अगर इनका यह रास्ता यही ऐसे ही बना रहा तो हमारा काम होगा नहीं। तो कहते हैं पंडित जी आप अब उस रास्ते से बेफिक्र होकर जाइए। क्यों, ऐसा क्या, कुछ हुआ क्या? तो नहीं, वहां जो एक कुत्ता आपको अक्सर परेशान कर रहा था ना, वह आपको परेशान नहीं कर पाएगा। तो ऐसा क्या हुआ, क्योंकि उस कुत्ते को वहां एक शेर आ गया है, वो खा गया है। अब वहां आप बेफिक्र होकर उसको कर जाइए। तो उसने कुछ नहीं कहा और उसने सब कुछ कह दिया। तो इस तरह जो चीजों को बताया जाता है, यह सब व्यंग्यार्थ होता है। हाँ, व्यंग एक विधा है, व्यंग विधा है ना, साहित्य की एक विधा है व्यंग। हाँ ना, साहित्य की एक विधा है व्यंग। तो व्यंग में हमेशा व्यंजना का प्रयोग व्यंजना का प्रयोग किया जाता है। व्यंग कभी भी अभिधार्थ नहीं होता है। रसादि लक्षणस्त्वर्थ, रसादि लक्षणस्त्वर्थ स्वप्ने अपि न वाच्य, यानी वाच्यार्थ कहता है किसमें, अभिधा को वाच्यार्थ कहा जाता है, लक्षणा को लक्ष्यार्थ कहा जाता है और व्यंजना को व्यंग्यार्थ कहा जाता है। तो कवि कह रहा है, ये साहित्याचार्य कह रहे हैं, काव्य प्रकाश में, या काव्य प्रकाश की आवृत्ति है, काव्य प्रकाशकार आचार्य मम्मट कहते हैं कि रसादि लक्षणस्त्वर्थ स्वप्नेऽपि न वाच्य, यानी अविधा के द्वारा स्वप्न में भी रस की उत्पत्ति नहीं हो सकती है, रस की निष्पत्ति नहीं हो सकती है। हाँ, रस प्रकट नहीं हो सकता है। तो रस किससे प्रकट होगा, लक्षणा से होगा, नहीं तो व्यंजना से होगा, और व्यंजना से सबसे ज्यादा होगा। व्यंजना के भी दो भेद हैं, शाब्दिक व्यंजना और आर्थी व्यंजना। लेकिन उसकी कक्षा कभी और, फिलहाल आपको इतना ही जानना अति आवश्यक है। अविधा किसे कहते हैं, लक्षणा किसे कहते हैं, व्यंजना किसे कहते हैं, एक चीज दिमाग में डाल लीजिए। हमने जो भी परिभाषा लिखाई है,
अभिधा की परिभाषा लिखाई है, लक्षणा की परिभाषा लिखाई है, व्यंजना की परिभाषा लिखाई है। और हमने आचार्य मम्मट का जो यह मत है कि रसादि लक्षणस्त्वर्थ स्वप्ने अपि न वाच्य, यानी सपने में भी वाच्य अर्थात अभिधा के द्वारा रस की उत्पत्ति नहीं हो सकती। इसलिए जब भी रस की उत्पत्ति होगी, रस की निष्पत्ति होगी तो व्यंग्यार्थ, रस हमेशा व्यंग्यार्थ होता है व्यंजना के द्वारा। इसको याद कर लीजिएगा। एक बार आप थोड़ा सा कंसंट्रेट होके, एकाग्र होके अगर आप इसको याद कर लेते हैं तो जीवन भर यह आपके काम आएगा, जिस प्रकार मेरे काम आ रहा है ना, और आपके भी काम आ रहा है। आप इसको स्मरण कर लीजिएगा, बहुत अच्छे अंक आएंगे। कुछ नहीं, परीक्षा में ज्यादा इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है। अगर परीक्षा में पूछा जाता है कि अभिधा शक्ति किसे कहते हैं, तो तत्व संकेतित अर्थ से बोधनाथ ग्रामाभिधा एक पंक्ति या सूत्र लिखेंगे, उसके बाद उसकी परिभाषा लिखेंगे, उसका एक एग्जाम्पल लिख देंगे। 5 से 7 पंक्तियों में आपका उत्तर कंप्लीट, और उसमें 100 में 100% आपके नंबर आएंगे। लक्षणा किसे कहते, क्योंकि यह आचार्यों की परिभाषा है, कहीं इफ बट नहीं है इसमें। अब जैसे लक्षणा तो मुख्य अर्थ बाधित अधिकतु ये यान्योर्थ प्रतीयते दूरे प्रयोजना द्वासो लक्षणा शक्ति अर्पिता लिख देंगे, उसके बाद उसकी हिंदी लिख देंगे, उसका एग्जाम्पल लिख देंगे, बस हो गया। 3-4 पंक्तियों में आपका आंसर कंप्लीट। एकदम आपकी परीक्षा होने वाली है बोर्ड की। इस बार आप लोग बोर्ड की परीक्षा देंगे ना? परीक्षा नहीं देनी है, देनी है, परीक्षा देनी है ना? क्या तैयारी है आपकी परीक्षा की? क्या तैयारी है परीक्षा की? अच्छी तैयारी है। कभी भी आपके सामने कॉपी आए, ध्यान दीजिएगा, कभी भी आपके सामने जैसे ही प्रश्न पत्र आए, क्या करना है, प्रश्न पत्र को 15 मिनट अच्छी तरह पढ़ना है। प्रश्न पत्र को अच्छी तरह पढ़ना है 15 मिनट। ध्यान दीजिए, सबसे पहला थोड़ा सा कुछ टिप्स ले लीजिए आप लोग। सबसे पहले अच्छी तरह प्रश्न पत्र को पढ़ेंगे। प्रश्न को अगर आपने अच्छी तरह समझ लिया तो आंसर ऑलरेडी आपके पास है, क्योंकि पूरी तरह सिलेबस कवर किया गया है ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों के माध्यमों से, और आप भी मेहनत कर रहे हैं। ओके, हाँ। उसके बाद प्रश्न को जब भी लिखेंगे सीक्वेंस में लिखेंगे, क्रम से लिखेंगे, क्रम से लिखेंगे। आंसर जब भी लिखेंगे क्रम से लिखेंगे, अच्छी लिखावट में लिखेंगे, साफ सुथरा लिखेंगे। प्रश्न जब भी चेंज करेंगे, प्रश्न नंबर 1 आपने लिख लिया, 2 में जैसे ही जाएंगे एक पंक्ति छोड़ के उसके बाद दूसरे का उत्तर लिखेंगे, प्रश्न कॉपी पर नहीं लिखेंगे। और इस प्रकार आपका आंसर रहेगा, कहीं कट कुट नहीं रहेगा, कहीं ओवर राइटिंग नहीं रहेगी, 100% अंक मिलेंगे बिल्कुल। मैं कहता हूँ हिंदी में, मैं जैसे कहता हूँ वैसे आप लिखिए, हम एकदम 100% अंक मिलना ही मिलना है। 50 में 50 ऑब्जेक्टिव आप बना लेते हैं। हाँ, तो अगर आप वर्तनी सही रहती है, आपकी लिखावट सही रहती है, आपका आंसर सही रहता है, आपको मिलेंगे ही अंक, बिल्कुल 100 में 100 मिलते हैं। और यह इतिहास रहा है, आपके कई सीनियर्स ने हिंदी में 100 में 100 अंक प्राप्त किए हैं। हिंदी में 100 में 100 अंक है हमारे पास, उसका रिकॉर्ड है। मैं आपको वो रिकॉर्ड दिखा दूंगा। रिजल्ट एनालिसिस मैं करता हूं, तो मैंने देखा है अभी तक लगभग 10 से 15 छात्र आपके ऐसे हैं जिन्होंने हिंदी में 100 में 100 अंक प्राप्त किए हैं। 100 में 100 अंक प्राप्त करने का यही तरीका है, एकदम टू द पॉइंट रहिए, ज्यादा बात मत बनाइए, एग्जामिनर को भटकाने की कोशिश नहीं कीजिए।
एग्जामिनर को मत भटकाने की कोशिश कीजिएगा, एकदम टू द पॉइंट लिखेगा, आपको 100 में 100 अंक मिलेंगे। तो आने वाली कितनी तारीख से परीक्षा है? 17 फरवरी। आने वाली 17 फरवरी की ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ आज इस कक्षा को हम यहीं समाप्त करते हैं, और अगली कक्षा में हम दूसरे टॉपिक के साथ मिलते हैं। धन्यवाद।